हेलो गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। हेलो गाइस वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी क्लास थर्ड। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर नहीं देखा तो जाकर जरूर चेक कर लेना। सारी क्लासेस जो आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आप देख लेना। सारी क्लासेस जो है उसमें आपके नंबर वाइज जो है ऐड करा दी गई है। अब हम बात करते हैं आपके पेड कोर्स की। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सीटेट का कंप्लीट पेड कोर्स कम पैसों में कैसे मिलेगा। और यहाँ पर जो है आपका प्रयास बैच है, ये आपका बेस्ट बैच रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत बच्चों का सीटेट पास होगा। ठीक है। और यहाँ की जो आपकी फ़ीस है वो बहुत ही कम रखी गई है। 999 रुपये आपके सिर्फ यहाँ आपकी फ़ीस है। पेपर फर्स्ट पेपर टू कोई सा भी आप ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लासेस को। किसी को भी अगर बैच में एनरोल करना है तो आपको नंबर दिया गया, आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ लेना। तो ये है आपका पेपर। इससे पहले हमने आपके ये सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो चलिए देखते हैं आपने उसका क्या आंसर बताया। तो आपका ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 20। और इसका जो आपका सही आंसर बताया है वो बताया है आपका एक लड़की ने। उसमें जो है आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको अगली क्लास में उसका नाम भी बता दूंगी। तो उस लड़की ने जो है इसका आंसर फोर्थ बिल्कुल सही बताया। क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे इन्होंने क्या कहा है। पहले में क्या कहा कि शिक्षकों के बच्चों के साथ काम करते समय जो है स्वयं के दृष्टिकोण, जो उनके टीचर के खुद के एटीट्यूड है, ठीक है, खुद के जो थिंकिंग है, विचार है, वो आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। सिंपल सी बात है, अगर मेरे अंदर किसी चीज़ के प्रति विचार मैं आपके ऊपर नहीं थोप सकती। और अगर मैं अपने पढ़ाने के साथ साथ वो विचार बीच में लाऊंगी तो ये चीज़ें गलत है। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है, और मैं ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बच्चे मुस्लिम के ना जुड़े या अदर कास्ट के ना जुड़े, बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, तो मैं अपना जाति धर्म अपनी थिंकिंग जो है अपनी पढ़ाई में नहीं ला सकती। ठीक है, बेशक आपके अंदर हो या ना हो। तो वही चीज़ है कि टीचर को बार बार इन चीज़ों की जाँच करनी चाहिए कि अगर वो पढ़ा रहा है, वो बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या वो अपने एटीट्यूड को बीच में तो नहीं ला रहा, वो बायस तो नहीं कर रहा किसी प्रकार की कि अपने धर्म वाले बच्चों को ज़्यादा पढ़ा रहा है, जो उनके धर्म के नहीं है उन पर कम फोकस कर रहा है। तो इस प्रकार की कोई भी थिंकिंग अगर किसी टीचर के अंदर है तो उसे चेक करते रहना चाहिए। वही चीज़ आपके यहाँ पर बताइए, बिल्कुल ठीक है। सेकंड में क्या बताया, समस्या समाधान की प्रक्रिया क्रियात्मक स्थिरता से बाधित है। बाधित आ गया, इस वजह से आपका ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सीटेट के लगभग 10 से 20 क्वेश्चन क्या आप कह सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड पे होता है, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना था, ये आपका नेगेटिव था। इन्होंने क्या कह दी, चीज़ें फिक्स कर दी। ठीक है, तो इस वजह से चीज़ें गलत हो गई। तो यहाँ पर क्या है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे भी आपका यहाँ पर रीजन का ही क्वेश्चन दे दिए, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। तो बताना इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है, विविध संस्कृति पृष्ठभूमि में छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण की सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में समता केवल आपका मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। कल स्टूडेंट ने कहा था कि मैम इंग्लिश में ही देखो। तो देखो हमारा मेन काम क्या है, आपको पास कराना। ठीक है, आपका सीटेट पास होना चाहिए, चाहे वो हिंदी से हो इंग्लिश से हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आपसे नहीं पूछेगा भाई तूने हिंदी में पेपर दिया था, तूने इंग्लिश में पेपर दिया था, कोई नहीं पूछने वाला। और दोनों ही लैंग्वेज का आप यूज़ करो, दोनों का ही फ़ायदा उठाओ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में ईजी होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो इंग्लिश में आपको इजी लगेंगे। तो जोन सा भी जिस भी लैंग्वेज में आपको इजी लग रहा है आप उसमें क्वेश्चन करो। देखो आपको मैं इंग्लिश में भी लेके आती हूँ क्वेश्चन, हिंदी में भी क्वेश्चन है, और इसके आगे जितनी भी सीरीज़ के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो आपके क्लासरूम की पेडागोजी है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग जो है उसका जो कल्चर बैकग्राउंड है उस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, डाइवर्स है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के बच्चे आते हैं, विभिन्नताओं से विविध संस्कृति पाठ्य पृष्ठभूमि से। तो इसी वजह से क्या है, छात्रों की ज़रूरतों को उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम की पेडागोजी को बनाना चाहिए। भाई पॉजिटिव चीज़ है, बिल्कुल सही बोला है। आगे क्या है, इन्होंने क्या कहा, समता आ गया। एक तो क्या आ गया, कक्षा में समता केवल किस चीज़ का, मानकीकृत। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्ड पर फोकस करोगे। आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर बच्चों को हमें पढ़ाना है, पाठ्यचर्या में हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसमें बच्चों के इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए तो ही हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये तो चीज़ें नहीं कर सकते ना, आप कोई भी चीज़ें फिक्स कर ही नहीं सकते। जितना ज़्यादा आपका लचीला होगा, फ्लेक्सिबल होगा करिकुलम, उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। और इन्होंने फिक्स करने की बात कर दी, तो यही आपका नेगेटिव है। इन्होंने क्या कहा कि स्टैंडर्ड रख दो करिकुलम में और आपका असेसमेंट में, जो कि नेगेटिव है। सीधा आर को कट कीजिए, ए आपका सही है। तो देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे। आपका हार्डवर्क
गार्डनर के दी गई बुद्धि की अवधारणा निहित है। ठीक है, यहाँ पर बताया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जो आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, उनकी कौन सी यहाँ पर जो थ्योरीज है उसके यहाँ पर कौन सी जो है सही चीज़ें दी गई है। ठीक है, बस सीधा याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो आपकी थ्योरी दी थी उसमें जो आपका उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था या फिर थ्योरी का भी नाम याद है तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ थ्योरी के नाम से। तो पहले में क्या है, क्या बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अध्ययन से संबंधित है। देखो ओनली मिल गया, ओनली प्रैक्टिकल लर्निंग, गलत है। प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छी चीज़ है लेकिन ओनली लगा दिया, गलत है। क्या सिर्फ आप बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज पर ही फोकस करोगे, नहीं, गलत हो गया। आगे क्या है, इन्होंने क्या कहा कि दुनिया, सभी लोग दुनिया में समान रूप से, क्या कहा इन्होंने, इक्वल, सेम वे से। इन्होंने क्या कहा, एवरीवन प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन द सेम वे। सेम वे से नहीं समझते। मान लीजिए आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम्पल उन्हें चाहिए ही नहीं, उन्हें डायरेक्ट बताओ। ठीक है, वो 2x पर भी देखेंगे क्लासेस। तो ये क्या है, सबके अलग अलग वे है, तो इसी प्रकार से आप ये चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते। ये भी नहीं है, तो इन्होंने क्या कहा, अलग अलग आयामों की, लोगों की अलग अलग योग्यता है। इन्होंने क्या कहा, आपके यहाँ पर अलग अलग डोनेम है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अलग अलग डोनेम की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी थ्योरी ही मल्टीपल इंटेलिजेंस की अलग अलग इन्होंने बताई है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, पेड कोर्स में डिटेल में बात करेंगे या फिर आपके यूट्यूब पर जब हम कॉन्सेप्ट की क्लासेस लाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन फोर्थ भी देख लेते हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम है, सिर्फ एक ही आयाम है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने की एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। तो क्या पूछा, नोट इफेक्टिव मेमोरी तकनीक। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा, कौन सी ऐसी जो तकनीक है जो इफेक्टिव नहीं है, बस सीधा इतना देना है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग में। तो बताइए कौन सा है। सबसे पहले आपका यहाँ पर आपका विस्तृत दोहराव, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे स्मृति सहायक। ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि आप सहायक विधिया का यूज़ कर रहे हो, आप अलग अलग मेथड का कर रहे हो, सहायक विधिया का यूज़ करोगे, बहुत अच्छी चीज़ है। जो चीज़ें आपको टीचिंग में हेल्प करे, आप उस मेथड का यूज़ करें तो कितनी अच्छी बातें होगी। तो ये हो सकता है। आपका संकल्पना चित्रण, कॉन्सेप्ट, आपका मैपिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। आप कॉन्सेप्ट से, आप मैपिंग से, आप खुद के भी वो बनाते हो नोट्स, तो उसमें भी मैपिंग का यूज़ करोगे। आप फिगर के साथ बनाओगे तो चीज़ें बहुत क्लियर रहेगी, क्लियर आपको याद रहेगी। दोबारा रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे, तो इसी वजह से फोर्थ भी आपका सही हो सकता है। अब यहाँ पर है आपका सेकंड, जो कि हमेशा ही नेगेटिव होता है, आपका रूट लर्निंग। ठीक है, रटने व दोहराओ। ठीक है, रटना हमेशा गलत है, और इन्होंने पूछा है कौन सा इफेक्टिव नहीं है, रटना कभी भी इफेक्टिव नहीं होता। तो क्या आ जाएगा, सेकंड बिल्कुल ठीक है। और आपका विस्तृत दोहराव, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, जब आप पूरी चीज़ को दोबारा से रिवाइज करते हो, रिवाइज करना गलत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपका पूछा है इन्होंने निम्नलिखित में से अवधारणा का निरूपण में से कौन सा क्रम बच्चों के संज्ञानात्मक क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो मतलब ये पूरी कहानी नहीं है, बस सीधा इन्होंने बताया इसका क्या सीक्वेंस है। ठीक है, ब्रूनर ने आपकी कुछ टर्म्स दी थी, स्टेज दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा है कौन सा सही आपका यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आपका एक्शन आता है, याद रखना। ठीक है, एक्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन में एक्शन है स्टार्ट में, तो वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी देखना भी नहीं था। क्रिया, छवि और संकेत बिल्कुल सही है। सबसे पहले क्या आएगा आपका यहाँ पर, क्रिया, फिर आपकी इमेज आ जाएगी, फिर आपका सिंबल आ जाएगी। एक्शन, इमेज, सिंबल, ऐसे याद रख सकते हो, AIS। ठीक है, ये रखने के आपको इस प्रकार की शॉर्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार होता है जल्दबाजी में गलत हो जाता है। और देखो सारे ही ऑप्शन में तीनों ही नाम है, तो गलत हो सकता है, तो इस वजह से आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर भी आपका अभिकथन कारण मिला है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देशन की बजाय, मतलब बिल्कुल ऑर्डर देने की बजाय, ठीक है, क्या करोगे आप, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करोगे। तो भाई अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पर क्या टीचर को फोकस करना चाहिए, आपका आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम, और इनकरेज करना चाहिए चिल्ड्रन को, बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक हो सकता है। आगे बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ, यहाँ पर क्या पूछा है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी होती क्या है। सीधा बस ये है, इन्होंने क्या बताया कि कक्षा में आवाज़ को महत्व देना तथा उनके प्रतिभाशील, ठीक है, उनके यहाँ पर प्रतिभाभागी। ठीक है, यहाँ पर आपका मिसप्रिंट हो रहा है, तो इन्होंने क्या कहा, पार्टिसिपेट अगर बच्चा कर रहा है तो वो चीज़ें भी अच्छी है। तो यही है आपका, क्या है आपका ये, अगर हम बात करें, इन्होंने बताया चिल्ड्रन, आपका चाइल्ड सेंटर पेडागोजी क्या करता है, अपॉर्चुनिटी देता है बच्चों को आपका पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोनों ही पॉजिटिव। अब ये देखिए, ये इसकी व्याख्या करता है या फिर नहीं करता, बताइए आप कैसे करोगे। क्योंकि लगा दो या बिकॉज लगा दो, यहाँ पर बिकॉज लगा दो, यहाँ पर क्योंकि।
और यूज़ करके देखो कौन सा सही होगा। ठीक है, प्रोत्साहित करता है क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ होता है बच्चों की आवाज़ को महत्व देना। तो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल रिलेट कर रही है दोनों चीज़ें आपस में। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दिया है, इसके थ्रू पूछा है क्या आपका आंसर होगा। चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर क्या है, जागृति को पता चलता है उसका जो कुत्ता है रस्टी उसे एक गोल्डन रेटिवर है। ठीक है, वो जो कुत्ते की प्रजाति है वो इन्होंने यहाँ पर बताई है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो वह रस्टी जैसे दिखता है। उसे क्या लगा है, भाई ये तो रस्टी जैसा है। ठीक है, लेकिन वह एक अलग नस्ल का है, लेकिन वह उसे भी कुत्ता समझती है। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के अनुसार, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सीधा ये पूछा है। तो बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है। ये चारों ही बिल्कुल आपका इतना इजी क्वेश्चन दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन आपको घुमा देता तो आपका आंसर गलत हो सकता था, लेकिन ऑप्शन इतने अच्छे दे दिए कि आप गलत इसमें करोगे ही नहीं। देखो सबसे पहले ईगोसेंट्रिक, ये बिल्कुल क्या है, बच्चा खुद से बात करता है, बच्चा खुद ईगोसेंट्रिक होता है। छोटा बच्चा खुद से ही बात करेगा, भाई ये रेल ऐसे लगेगी, भाई मुझे तो ऐसे चलना था, अरे मेरा पेन कहाँ गया, अरे ये तो गंदा हो गया, ये तो गलत लिखा गया। तो इस प्रकार के बच्चे जो है ईगोसेंट्रिक बातें करता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। आगे आपका संरक्षण। ठीक है, संरक्षण क्या है, ये भी आपकी जीन प्याजे की स्टेज के अंदर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो संरक्षण करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कन्वर्जेशन होने लगता है, ये भी नहीं है। आगे वस्तु स्थायित्व, बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है, ये भी नहीं है। ये सब बिल्कुल अपोजिट दे दिए, अलग दे दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, समायोजन करना, ये एक ही मात्र। ठीक है, एस्लिमेशन बिल्कुल सही है। एस्लिमेशन क्या होता है, जब हमें पता है कि आपने बचपन में देखा आपकी घड़ी पहले क्या होती थी, जो सिर्फ टाइम बता दी थी। अब क्या करते हैं, घड़ी आपको फ़ोन भी सुन सकते हो, आप घड़ी में मूवी देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप घड़ी में कर सकते हो। आपको पता था पहले भी घड़ी थी, ये भी घड़ी है, लेकिन इसमें कुछ न्यू फीचर है। ठीक है, इसमें नई नई चीज़ें हैं, तो आपने क्या की, वो चीज़ें जो है एडिट कर लिया आपने, उसे समायोजन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, समायोजन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अपने समय के साथ साथ चीज़ों का आपको समायोजन करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है, इसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा आपका आंसर होगा। चलिए बताइए। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में गंभीर असामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास की देरी या बाधा उत्पन्न होती है। पूर्वाभास के बावजूद विकास के लिए कुछ क्षेत्रों में सुधार होने की संभावना है। यह अवधि जो है जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन, देखो चलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन ही समझाती हूँ। देखो इसमें क्या बताया, एक छोटा सा बच्चा था। ठीक है, छोटा ही बच्चा था, कम उम्र का था, बहुत कम उम्र का। तो उसे क्या हुआ, उसे सामाजिक अभाव का अनुभव हुआ। सामाजिक अभाव कैसे हो सकता है, आप बच्चा जैसे ही पैदा हुआ आप उसे अपने पास ही एक रूम में रखना स्टार्ट कर दो, उसे बाहर या अपने घर से बाहर निकालो ही नहीं। तो जब वो कुछ सालों बाद 8-9 साल बाद घर से बाहर जाएगा तो उसमें समाजीकरण नहीं होगा, नाम मात्र के भी समाजीकरण नहीं होगा। उसे पता ही नहीं होगा किसी और व्यक्ति के साथ कैसे मिलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं। तो ये क्या आपका समाजीकरण का अनुभव का अभाव है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि आमतौर पर उसमें जो है विकास में देरी देखने को मिलेगी, बाधा उत्पन्न होगी। जब आप बच्चों को एक रूम से बाहर निकाल ही नहीं रहे तो उसके अंदर आपका ना तो सोशल डेवलपमेंट होगा, ना ही बाकी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सारे डेवलपमेंट जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो इसी कारण क्या होगा, उसके विकास में देरी होगी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है ये इस प्रकार की जो गतिविधि हुई है, ये इस प्रकार का जो आपका इन्वायरमेंट में आपका पर्यावरण समर्थन में महत्वपूर्ण प्रभावित करता है। ये सारा किस चीज़ का इफेक्ट था, आपका इन्वायरमेंट का। अगर उस बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता तो उसका विकास अच्छे से हो जाता, उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाता। तो वही पूछा है कि ये जो आपकी चीज़ें ये क्या कहलाई जाएगी, कौन सा पीरियड होगा आपका, सेंसिटिव होगा। ठीक है, आपका संवेदनशील होगा, आपका डिडक्टिव पीरियड हो जाएगा, आपका निगमात्मक हो जाएगा, या फिर आपका नेटिव होगा, मूल पीरियड, या फिर आपका सहजकाल। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा। देखो इसमें किसकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। तो मूल नहीं होगा, निगमात्मक नहीं होगा, सहज नहीं होगा, सिर्फ एकमात्र इसमें संवेदनशील की बात की है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर बाधा भी उत्पन्न हो रही है, उसका समाजीकरण भी नहीं हो रहा। तो क्या हो गया, एकमात्र आपका यहाँ पर ऑप्शन है आपका संवेदनशील अवधि, सेंसिटिव पीरियड, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इतना लंबा एग्जाम्पल दिया, मीनिंग इसका यही था। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में घुमाएगा, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो एग्जाम्पल देगा वो इसी प्रकार से देगा कि आपको ये लगे भाई ये क्या लंबी कहानी दे दी। बस एक बार उसे ध्यान से समझना है, आपको काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर है ना, पहले क्या होता था, रटने से, कोई बुक पढ़ने से काम हो जाता, लेकिन अब जो आपका मेन फोकस रखना है वो रखना है आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करने। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करने सीख लिए तो सीटेट में कोई आपको फेल कर ही नहीं सकता। और क्वेश्चन भी सोल्व कैसे करना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन के साथ खेलो। जितना ज़्यादा आप ऑप्शन के साथ खेलना शुरू कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इसी वजह से आपको पीवाईक्यू कराए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी रिपीटेड होते हैं और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है ऐसे का ऐसे ही, या तो ये आपका जनवरी में था, मैं आपको दिखा दूंगी जब आपके जनवरी के क्वेश्चन करेंगे, या फिर ये जहाँ तक है शायद आपका जो जुलाई में हुआ था लास्ट ईयर, तो ये शायद उसमें से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीटेड है, बस क्या क्या इन्होंने यहाँ पर क्या दे दिया, उसकी विशेषताएं दे दी और यहाँ पर उस बीमारी का नाम दे दिया, इस प्रकार से पूछा है। तो चलिए देखते हैं, दोहराव और आपका बारंबार किए जाने व्यवहार की जो विशिष्ट पहचान है वो किसके अंदर होगी। तो रिपीटेशन का जो बिहेवियर है वो बच्चा किस में करता है, कौन सी बीमारी में करता है, आपका सार्बल पाल्सी, ठीक है, मस्तिष्क पक्षाघात, या फिर आपका ऑटिज्म, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, या फिर आपका अटेंशन, ठीक है, अटेंशन आपका ADHD, इसके फुल फॉर्म पूछी जाती है तो याद रखना, ठीक है। ध्यान न्यूनतम आपका अति क्रियाशीलता विकार, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट आपका हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। आज ये अपने उसमें नोट्स में ऐड डाउन कर लो। और दूसरी फुल फॉर्म जो आपकी CCS थी, आपकी CCE, ठीक है, CCE, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपके अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर बात करेंगे हम आपकी, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करेंगे रिपीटेशन किसके अंदर होता है। चलिए जो आपकी सबसे पहली बीमारी, इसे समझ लेते हैं, सार्बल पाल्सी, ठीक है। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, एक जीरो करके मूवी आई थी शाहरुख खान की, ठीक है, ये चीज़ से आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। उसमें जो आपकी हीरोइन थी अनुष्का शर्मा, उन्होंने एक रोल प्ले किया था उसमें। वो सिर्फ एक व्हील चेयर पर बैठी रहती थी और वो मतलब शायद साइंटिस्ट थी उसमें, लेकिन वो जो है अपने हाथ पैर हिला नहीं पाती थी, लेकिन उनका माइंड बहुत तेज़ी से चलता था। वो उन्हें कौन सी बीमारी थी, सेरेब्रल पाल्सी, मतलब ये आपकी तंत्रिका, ठीक है, ये आपकी तंत्रिका बेस पर होती है, ठीक है। इसके कारण जो है आपको ये बीमारी देखने को मिलती है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है, याद रखना, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको चलने वाले में प्रॉब्लम होगी। जो आपका माइंड है ना, वो आपका हाथ उठाने नहीं देता, वो आपको चलने नहीं देता। कहते हैं ना, अगर आप लिख भी रहे हो तो अपने माइंड के कारण, कोऑर्डिनेशन आपका है माइंड के साथ, इसी वजह से आप कर पा रहे हो। आगे बात करेंगे आपका स्वालीन, मतलब आपका ऑटिज्म। तो ये बिल्कुल सही है। ऑटिज्म में क्या करते हो आप, दोहराव, बार बार रिपीटेशन, ये जो आप व्यवहार करते हो यही आपका क्या है, ऑटिज्म हो जाता है। तो आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ये याद रखना है। पहले पेपर में क्या दिया था, पहले ये दिया था कि स्वालीन क्रम विकार ऑटिज्म का कौन सी यहाँ पर विशेषता है, तो उसके अंदर आपकी रिपीटेशन वाली विशेषता है। सेम यही शब्द भी नहीं बदले, ठीक है, यही था दोहराव और आपका बारंबार किए जाने वाले, यही शब्द आपके यहाँ पर थे। तो वही चीज़ आपके यहाँ पर पूछी गई है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर अधिगम विकलांगता, मतलब वही लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसमें आपका डिस्ग्राफिया आ जाएगा, डिस्कूलिया आ जाएगा। ये सारी जो बीमारी है ना, इन्हें बिल्कुल फिगर के साथ, पिक्चरों के साथ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसे आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जल्दी ही इसके ऊपर क्लासेस लाएंगे और ऐसी सटीक क्लास लाएंगे, सिर्फ एक बार देखनी, उसके बाद कभी भी दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अटेंशन में क्या होता है, आप बार बार आपका ADHD में क्या होता है, आपको कोई किसी भी चीज़ पर आप ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रख पाते। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मनचले होते हैं, मनचले, उसे आप 5 मिनट कोई काम दोगे उसका ध्यान ही नहीं लगेगा, वो इधर उधर देखना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसमें अटेंशन का खेल होता है, इसमें अटेंशन नहीं रख पाता। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और आपका व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि ऐसी की ऐसी फुल फॉर्म आपकी KVS के एग्जाम में पूछी गई थी डायरेक्ट। अब मान लीजिए आपका सिर्फ इतना तो है नहीं कि CTET पास करना, जब आप BEd में आए हो, BTC में आए हो, तो इसका मतलब टीचर बनना है। जब आपको टीचर बनना है तो CTET पास करना होगा, CTET पास करना होगा, उसके बाद टीचिंग के एग्जाम देने होंगे। तो उसके कारण आपको पहले से ही तैयार रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर फुल फॉर्म। अब इसमें पूछा है कौन सा जो है यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल है। देखो सबसे पहले क्या है, मानीकृत बुद्धि परीक्षण, पहले से चीज़ें फिक्स कर दी तो चीज़ें गलत है, स्टैंडर्ड आ गया गलत, ठीक है, ये नहीं होगा। ऐसे आपका मानीकृत उपलब्धि स्टैंडर्ड, आपका यहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी कट करो। अब क्या है, बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, अब पोर्टफोलियो से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। पोर्टफोलियो होता क्या है, आप में से किसी को पता है तो फटाफट कमेंट में बताइए, पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो है आपका पूरा वर्क, ठीक है, आपने स्कूल में क्या अचीवमेंट की, क्या उपलब्धि प्राप्त की, क्या आपने क्या कितने अंक ग्रेड, मतलब हर एक चीज़ जो है आपकी पोर्टफोलियो में आ जाती है। पोर्टफोलियो आपकी एक तरीके की शॉर्ट फिल्म, ठीक है, जैसे कि आपकी होती नहीं, किसी के जीवन की शॉर्ट फिल्म बना दी, ऐसी आपके यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म बनती है, लेकिन वो आपकी डॉक्यूमेंट में होगी। याद रखना, ये आपके दस्तावेज में होती है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होती है, तो ये आपका पोर्टफोलियो होता है। और अब तो आपका पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका ऑनलाइन रखा जाता है। तो आपके 2 तरीके के पोर्टफोलियो होते हैं। अब इसके अंदर भी अलग अलग पोर्टफोलियो, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ
कार्य पोर्टफोलियो ये आपने कभी नहीं पढ़ा। बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो होता क्या है? बस सीधा इतना याद रखो कि आप कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हो और आपको कहा जाए कि आप अपना कोई वर्क बनाइए या पोर्टफोलियो बनाइए, तो आप उसे क्या कहते हो? आप उसे अपना CV कहते हो। तो जो आपका CV है वो ही आपका यहाँ पर बेस्ट वर्क पोर्टफोलियो है। CV मतलब जो आपका बेस्ट काम है, तो पोर्टफोलियो में भी बेस्ट काम रखे जाते हैं, इसमें कमी नहीं रखी जाती। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? सेकंड तो होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा? निरंतर। तो इसमें तो आप बेस्ट वर्क रखोगे, उसके बाद तो कोई इंप्रूवमेंट का कोई किस्सा ही नहीं होता। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रोथ है। सबसे पहले क्या ग्रोथ की बात हुई, लर्निंग की बात हो रही है, वो भी प्रोग्रेस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? प्रगति कर रहे हो। तो यही बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है मतलब लगातार प्रोसेस की बात करेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन। तो यही आपका पोर्टफोलियो होगा, जिसमें आपका ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। पोर्टफोलियो आपको समझ में आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट। आगे आपका सामाजिक रचनावादियों के अनुसार शिक्षण, आपके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है कि लर्निंग का कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है, सीधा ही बताना है लर्निंग का। ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? बाकी महाभारत आपको पढ़नी ही नहीं है। देखो इसमें क्या है, लर्निंग इज द सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो बिल्कुल सही हो सकता है। क्या है आपका? अर्थ अधिगम जो है अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। समाज नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। मान लीजिए आपको, आपने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल सुना हुआ होता है, भाई इतना पढ़ लिख लिए, बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता छोटे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के आप एग्जाम्पल सुनते होंगे। ठीक है, अपने जीवन लाइफ में ये सब चीज़ें सुनते आए हो। क्यों कहा जाता है कि आप पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए आप समाज में रहोगे कैसे। ठीक है, पढ़े लिखे का यही पता लगता है भाई, उसका चलने का तरीका, पढ़ने का, उसका बोलने का, ये सब क्या है? आपकी सामाजिक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। उसे पता है इस जगह मुझे कैसे बिहेव करना है। तो ये क्या है? सामाजिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे कि आपका व्यक्तिवादी प्रक्रिया, आपका इंडिविजुअल प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। लेकिन अलगाव बता दिया, अलगाव नेगेटिव चीज़ है, मतलब बिल्कुल आप अलग कर रहे हो उसे, तो ये तो गलत है। आगे क्या? अधिगम केवल कक्षा व औपचारिक शैक्षिक विन्यास में होता है? क्या आप लर्निंग जो है क्लासरूम में करोगे? ठीक है, क्या ओनली इन क्लासरूम एंड फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग? क्या सिर्फ बच्चा स्कूल में ही सीखेगा? क्या आप बच्चे को सिर्फ किताबों से ही सिखाओगे? अगर आपका मतलब स्कूल में बच्चा आपस में कहीं सीख रहा है, कुछ अलग तरीके से सीख रहा है, तो क्या वो उसकी लर्निंग नहीं है? उसकी वो भी लर्निंग है। तो याद रखना, फॉर्मल इनफॉर्मल सभी प्रकार की लर्निंग होनी चाहिए। अभी ऊपर हमने पढ़ा CCE, आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये इसी पर बात करते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल सभी प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वो बच्चों के साथ कराई जानी चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। आगे क्या है? पैसिव। ठीक है, पैसिव प्रोसेस, सीधा आपको नेगेटिव चीज़ें ढूंढनी है। तो पैसिव मिल गया, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, पैसिव मिल गया, नहीं होना चाहिए। और केवल भी हो गया, केवल आप ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन के माध्यम से सिखा रहे हो, गलत है। तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ही, बस ऑप्शन के साथ खेलना था। बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, उन्हें इंडिविजुअल दिख गया लेकिन आगे का तो पढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पर गलती कर देंगे। उन्हें औपचारिक शिक्षण गलत नहीं है, लेकिन केवल दे दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पर बताया। आप टीचिंग में, आप शिक्षण में, पेडागोजी में, लर्निंग में कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं कर सकते। तो जहाँ पर भी चीज़ें फिक्स करने की बात कर देगा वो नेगेटिव होगा, चाहे कितना ही पॉजिटिव वर्ड हो। ठीक है, तो ये आपके हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, पूरे CDP कंप्लीट हुई। जो आपका 7 जुलाई को दूसरा पेपर हुआ था उसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। डेली 8 बजे आपकी क्लासेस होती है। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि आपको सारी क्लासेस, क्योंकि अगर आप ये क्लासेस भी कर लोगे ना तो आप पेपर में किसी क्वेश्चन में मार्क नहीं खाओगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। और CTET के आप कहोगे ये जो बच्चे फेल होते हैं, 20 लाख बच्चे फेल हुए, उनका कारण यही था, उन्होंने चीज़ें बहुत पढ़ी लेकिन यही समझ में नहीं आई कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। बस क्वेश्चन सोल्व करना सीख लो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। सारी PDF, सारे नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइज, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। और पेड कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।